हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BPCS 188 यानी सामाजिक मनोवैज्ञानिक के अनुप्रयोग। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस पेपर कोड का असाइनमेंट, गेस्ट पेपर या नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट को सर्च भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। यहाँ पे आके आप अपना पेपर कोड आसानी से सर्च कर सकते हैं। इसके बाद गेस्ट पेपर, असाइनमेंट एंड नोट्स को आसानी से परचेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस बार हम लेकर आए हैं गेस्ट पेपर में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको आपने हमारी क्लासेस के साथ साथ गेस्ट पेपर को भी कवर कर लिया तो आप भी अपने एग्जाम में इजीली 90+ स्कोर आसानी से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर आपको वेबसाइट पे दिया गया है। आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके असाइनमेंट एंड गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BPCS 188 यानी सामाजिक मनोविज्ञान के अनुप्रयोग। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो ये है कि अनुप्रयुक्त समाज मनोवैज्ञानिक को परिभाषित कीजिए। अनुप्रयुक्त समाज मनोवैज्ञानिक के अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंधों का भी यहाँ पे हमें वर्णन करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहाँ पे आपके अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान को हमें यहाँ पे बताना है इस प्रश्न के अंदर, और आपका जो अनुप्रयुक्त समाज जो है उसमें मनोविज्ञान के जो अन्य समाज के जो विज्ञान है उनके साथ उनका क्या संबंध है ये भी बताना है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका व्यवहार समाज, परिवार, संस्कृति तथा वातावरण से प्रभावित होता है। समाज में होने वाली समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग किया जाता है। इसी अध्ययन को अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान यहाँ पे कहा जाता है। ये विषय आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, उद्योग, राजनीति और सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखो, आज के समय में क्या है कि हम सब क्या है, सामाजिक प्राणी है। ठीक है, हमारा जो व्यवहार है वो समाज, परिवार, संस्कृति, वातावरण से क्या होता है, प्रभावित होता है। तो समाज में होने वाली जितनी भी आपकी समस्याएं हैं ना, उनको समझना और उनके लिए समाधान यहाँ पे निकालना, ये सारे आपके मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के व्यवहारिक उपयोग के अंतर्गत आता है। तो इसी का अध्ययन हमें यहाँ पे करना है कि अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान यहाँ पे इसको कहा गया है, जिसमें आपके अलग अलग विषय हमें देखने को मिलते हैं, जैसे आपका शिक्षा है, स्वास्थ्य है, प्रशासन है, उद्योग है, राजनीति है। तो ये सारे क्षेत्रों में आपका जो अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान है यहाँ पे ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अब हम इसको समझते हैं, यहाँ पे अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है। तो अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान वह शाखा है जिसमें सामाजिक मनोविज्ञान के सिद्धांतों और शोधों का उपयोग वास्तविक जीवन की सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य ये समझना है कि लोग समाज में कैसे सोचते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, उनके व्यवहार को यहाँ पे सकारात्मक दिशा में बदला जा सकता है। यानी यहाँ पे अनुप्रयुक्त समाज जो है ना, वो मनोविज्ञान की परिभाषा क्या कहती है कि जिसमें आपका जो सामाजिक मनोविज्ञान के जितने भी सिद्धांत है, जितनी भी आपकी शोध है, इनका वास्तविक जीवन में जो आपकी सामाजिक समस्या है ना, उनके लिए यहाँ पे किया जाता है, उनका सोल्यूशन ढूंढने के लिए, समाधान करने के लिए यहाँ पे किया जाता है। तो इसका बेसिकली मुख्य उद्देश्य क्या है कि यहाँ पे लोगों को समझना कि लोग समाज के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, और उनके व्यवहार को यहाँ पे एक सकारात्मक दिशा में यहाँ पे बदला जा सकता है। वहीं अगर हम इसे सरल शब्दों में समझें तो जब सामाजिक मनोविज्ञान के ज्ञान का प्रयोग व्यवहारिक समस्याओं जैसे आपका भेदभाव, अपराध, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक सुधार में किया जाता है तो उसे अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका सामाजिक मनोविज्ञान है ना, इसका जब हम यूज ज्ञान का यहाँ पे जो आपका प्रयोग है, इसकी व्यवहारिक समस्याओं को समझने में करते हैं, जैसे आपका भेदभाव, अपराध, शिक्षा, इन सारी सामाजिक जो समस्याएं हैं उनको समझने में जब हम करते हैं और उनमें सुधार किया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान कहते हैं। अब इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं इसको समझते हैं। तो यहाँ पे आपका ये व्यवहारिक समस्याओं के समाधान पर आधारित होता है, यानी जितनी भी समाज के अंदर आपकी समस्याएं उन पे ये बेस्ड होता है। यह वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रयोगों का उपयोग करता है, यानी आपके जितने भी साइंटिफिक जो आपके अनुसंधान जो है, यानी आपके जितने भी रिसर्च जो होती है वो इसका उपयोग यहाँ पे करता है, फिर प्रयोग का उपयोग भी करता है। वहीं इसका उद्देश्य क्या है कि सकारात्मक परिवर्तन लाना समाज के अंदर,
यह व्यक्ति और समाज के बीच के संबंधों का भी यहाँ पे अध्ययन करता है। यह विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में भी उपयोगी आपका सिद्ध होता है। तो ये है आपकी अनुप्रयुक्त समाज की विशेषताएं। अब हम बात करते हैं अनुप्रयुक्त समाज में जो आपके मनोविज्ञान का जो अन्य समाज वैज्ञानिकों के साथ क्या संबंध है, अन्य समाज विज्ञानों के साथ क्या संबंध है। तो यहाँ पे क्या संबंध दर्शाता है, पहले ये समाज शास्त्र के साथ संबंध की अगर हम बात करें तो समाज शास्त्र के साथ यहाँ पे क्या संबंध है। तो समाज शास्त्र जो है ना, यहाँ पे समाज की संरचना, संस्थाओं और सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, जबकि अनुप्रयास जो है, अनुप्रयास समाज मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का भी अध्ययन करता है। यानी आपका यहाँ पे क्या है कि समाज शास्त्र क्या कर रहा है, समाज की रचना, ठीक है, संरचना और आपका संस्थानों के बीच जो आपका सामाजिक संबंध है उनकी यहाँ पे स्टडी करता है। वहीं जो आपका अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान है वो क्या करता है कि व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का यहाँ पे अध्ययन करता है। तो दोनों मिलकर सामाजिक समस्याओं जैसे आपके गरीबी है, अपराध है, समानता है, ठीक है, असमानता को समझने और उसका समाधान करने में यहाँ पे सहायता करते हैं। वहीं अगला पॉइंट क्या कहता है कि मानव शास्त्र के साथ संबंध, यानी आपका जो अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान है इसका मानव शास्त्र के साथ क्या संबंध है। तो देखो मानव शास्त्र क्या कर रहा है कि मानव की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली का हमें क्या कराता है, अध्ययन कराता है, स्टडी कराता है। वहीं आपका अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान क्या करता है कि इन संस्कृतियों का प्रभावों का व्यक्ति के व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभावों का यहाँ पे ये विश्लेषण करता है। तो दोनों विषय क्या है, आपके सांस्कृतिक विविधता को समझने में सहायक है। वहीं अगला पॉइंट क्या कहता है कि राजनीतिक विज्ञान के साथ क्या संबंध है आपके अनुप्रयुक्त समाज के। तो यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान क्या कर रहा है, शासन, सत्ता और राजनीतिक प्रक्रियाओं को यहाँ पे अध्ययन करता है, स्टडी करता है, ठीक है। वहीं आपका जो अनुप्रयुक्त समाज जो है ना, ये क्या करता है, मतदाताओं का व्यवहार, उसका नेतृत्व, जनमत निर्माण और राजनीतिक प्रचार के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को यहाँ पे समझने में हमारी मदद करता है या समझाने की कोशिश करता है, ठीक है। वहीं अगर हम अर्थशास्त्र के साथ बात करें, अर्थशास्त्र के साथ क्या संबंध है यहाँ पे, तो अर्थशास्त्र यहाँ पे क्या कर रहा है, उत्पादन, उपभोग और संसाधनों के उपयोग का यहाँ पे अध्ययन करता है। वहीं अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान ये बताता है कि लोगों की सोच, प्रेरणा और सामाजिक प्रभाव उनके आर्थिक निर्णयों को कैसे प्रभावित करते हैं। तो इसलिए उपभोक्ता व्यवहार और विपणन में इसका व्यापक प्रयोग यहाँ पे होता हुआ हमें नजर आता है। तो बेसिकली आपका जो अर्थशास्त्र जो है, इकोनॉमिक्स जो है, वो आपका क्या बताता है कि कितना उत्पादन हो गया है, कौन कौन से उपभोक्ता है और जितने भी आपके संसाधन है, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं अर्थशास्त्र के अंदर। वहीं अगर हम बात करें अनुप्रयुक्त समाज का मनोविज्ञान के साथ क्या संबंध है, तो यहाँ पे अनुप्रयुक्त समाज क्या कर रहा है, अर्थशास्त्र के अंदर लोगों की सोच, उनकी प्रेरणा, सामाजिक प्रभाव तथा आर्थिक निर्णयों को यहाँ पे प्रभावित करता है। तो इसलिए उपभोक्ता का व्यवहार और यहाँ पे जो विपणन है, यहाँ पे हमें व्यापक उपयोग होता हुआ नजर आता है। वहीं शिक्षा शास्त्र के साथ इसके संबंध कैसे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान विद्यार्थियों के व्यवहार, प्रेरणा, समूह कार्य, अनुशासन और सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में सहायता करता है। इससे आपका जो शिक्षण है वो और भी ज्यादा प्रभावी यहाँ पे बनता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पे जो आपका शिक्षा शास्त्र जो है इसके साथ यहाँ पे क्या संबंध है अनुप्रयुक्त समाज का, कि यहाँ पे जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं उनके व्यवहार को, उन्हें प्रेरणा देने का कार्य भी कर रहा है, ठीक है, उनके व्यवहार को समझने में भी मदद कर रहा है। समूह कार्य, अनुशासन, सीखने की प्रक्रिया, इन सबको बेहतर बनाने की यहाँ पे ये सहायता करता है और जो आपका शिक्षण है ना उसे और भी ज्यादा अधिक बनाता है, अधिक प्रभावशाली यहाँ पे ये बनाने का प्रयास करता है। वहीं अगर हम बात करें लोक प्रशासन के साथ संबंध इसके क्या है, तो यहाँ पे लोक प्रशासन में आपके जो कर्मचारी हैं, ठीक है, और जनता के व्यवहार को यहाँ पे समझना आवश्यक होता है। अनुप्रयास समाज मनोविज्ञान संगठनात्मक व्यवहार, नेतृत्व, संचार और जन सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने में भी यहाँ पे आपका महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो यहाँ पे लोक प्रशासन के साथ भी आपके अनुप्रयास समाज की जो भूमिका है वो क्या है, कैसा संबंध है कि ये यहाँ पे जितने भी आपके संगठनात्मक व्यवहार जो है, संचार जो है, जन सेवा जो है, इन सब की गुणवत्ता को बढ़ाने में ये महत्वपूर्ण योगदान देता है। वहीं अगर हम बात करें अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान का महत्व क्या है, यानी इसका महत्व क्या है अभी तक समझते हैं। तो ये जो भी होता है, जो आपका ये होता है ना अनुप्रयास समाज मनोविज्ञान, ये क्या कर रहा है, सामाजिक समस्याओं का समाधान करने में सहायता करता है,
लोगों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी यहाँ पे ये क्या करता है, बेहतर बनाता है। वहीं अगला जो इसका महत्व है वो क्या है कि कार्यस्थल पर सहयोग और उत्पादकता यहाँ पे बढ़ाता है। साथ ही साथ आपका सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय विकास को भी यहाँ पे प्रोत्साहित करता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या समझा कि जो आपका सामाजिक अनुप्रयुक्त समाज जो है ना आपका, ठीक है, मैंने गलत बोल दिया, अनुप्रयुक्त समाज जो है यहाँ पे, इसका क्या महत्व है कि ये आपका क्या कर रहा है कि कार्यस्थल पर भी आपको सहयोग दे रहा है और उत्पादकता यानी कंपनी की, संस्था की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा रहा है और समाज में आपका सद जो भाव है और राष्ट्रीय विकास जो है इसको भी ये प्रोत्साहित कर रहा है। वहीं अब हम इसके निष्कर्ष को समझते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका निष्कर्ष क्या कहता है, इस प्रश्न के निष्कर्ष को समझते हैं। तो अनुप्रयुक्त समाज जो है, अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय है जो सामाजिक मनोविज्ञान के सिद्धांतों को वास्तविक जीवन में लागू करता है। इसका अन्य समाज विज्ञानों जैसे आपका समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, शिक्षा और लोक प्रशासन से गहरा संबंध है। इन सभी विषयों के संयुक्त अध्ययन से समाज की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है और उनका प्रभावी समाधान किया जा सकता है। इसलिए आधुनिक समाज के विकास और कल्याण में अनुप्रयुक्त समाज मनोविज्ञान की यहाँ पे जो भूमिका है वो अत्यंत महत्वपूर्ण हमें नजर आती है। तो ये था इस प्रश्न का निष्कर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे जो आपका अगला प्रश्न है वो ये है कि प्रतिदर्शन तकनीक की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। संभावित प्रतिदर्शन की तकनीकों का वर्णन कीजिए। यानी प्रतिदर्शन एक ऐसी शोध तकनीक है जिसमें पूरा समूह यानी समष्टि का अध्ययन यहाँ पे करने की बजाय उसके कुछ चुने हुए प्रतिनिधि सदस्यों का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। तो इन चुने गए सदस्यों को प्रतिदर्श कहा जाता है। यदि प्रतिदर्श सही ढंग से चुना जाए तो उससे पूरे समूह के बारे में सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है और यह तकनीक समय, धन और श्रम की बचत भी करती है। तो यहाँ पे आपका हमें क्या बताना है इस प्रश्न में, प्रतिदर्शन जो आपकी तकनीक है इसकी विशेषता क्या है और कौन कौन सी तकनीकों का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो देखो प्रतिदर्शन क्या है, एक ऐसी रिसर्च की आपकी तकनीक है, ठीक है, जिसमें आपके पूरे ग्रुप का यहाँ पे स्टडी करने की बजाय कुछ चुने हुए ही मेंबर्स का यहाँ पे स्टडी की जाती है, ठीक है, प्रतिनिधियों की, सदस्यों की यहाँ पे अध्ययन किया जाता है और इन्हीं चुने गए सदस्यों को फिर हम क्या कह देते हैं, प्रतिदर्श कह देते हैं। तो प्रतिदर्श क्या है आपका, सही ढंग से चुने जाएं तो यहाँ पे आपका जो पूरा ग्रुप है ना उसके बारे में एक सही हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ये तकनीक आपकी क्या कर रही है, आपका टाइम, आपके पैसे और आपका श्रम, ये तीनों ही हमारी इन तीनों की ही चीजों की ये बचत कर रही है। वहीं हम बात करते हैं प्रतिदर्शन तकनीक की विशेषताएं कौन सी होती हैं। तो पहली विशेषता क्या है कि प्रतिनिधित्व, एक अच्छा प्रतिदर्श पूरे समूह का सही प्रतिनिधित्व करता है। इससे प्राप्त परिणाम पूरे समूह पर लागू किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे प्रतिनिधित्व भी हमें क्या मिलता है, देखने को मिलता है, पहली विशेषता। वहीं दूसरी विशेषता की बात करें तो समय की भी बचत होती है, यानी पूरी जनसंख्या का अध्ययन करने में अधिक समय लगता है, जबकि प्रतिदर्शन तकनीक जो है आपका वो कम समय में अध्ययन पूरा करने में यहाँ पे सहायता करती है। वहीं ये आपकी कम खर्चीली होती है, यानी इस तकनीक में कम लोगों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए जो आपकी रिसर्च की जो लागत है, शोध की जो लागत है वो भी कम होती है। सरल एवं सुविधाजनक, यानी प्रतिदर्शन के माध्यम से आंकड़े एकत्रित करना और उनका विश्लेषण करना अपेक्षाकृत यहाँ पे आसान हो जाता है। यानी प्रतिदर्शन के माध्यम से यहाँ पे आपके जितने भी डेटा जो है उसको एक कलेक्ट करना, उसका एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इजी यहाँ पे हो जाता है। वहीं अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट क्या कहता है, विश्वसनीय परिणाम। यदि प्रतिदर्शन वैज्ञानिक तरीके से चुना गया हो तो उसके आधार पर प्राप्त जो आपका निष्कर्ष है ना वो काफ़ी रिलेबल होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। वहीं कम श्रम की आवश्यकता, यानी पूरे समूह के बजाय अगर हम सीमित संख्या में इकाइयों का अध्ययन होने से जो आपका शोध करता है उसका श्रम भी यहाँ पे कम लगता है। यानी कम श्रम की आवश्यकता हमें देखने को मिलती है, यानी पूरे ग्रुप पे हम अगर पूरे ग्रुप पे अध्ययन करने की बजाय, स्टडी करने की बजाय अगर हम सीमित संख्या में सीमित यूनिट्स का यहाँ पे हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपका जो रिसर्चर जो है ना, जो शोधकर्ता जो है, उसकी भी मेहनत और श्रम यहाँ पे दोनों ही कम लगते हैं। वहीं अगला पॉइंट आपका क्या कहता है कि वैज्ञानिक पद्धति यानी प्रतिदर्शन तकनीक वैज्ञानिक नियमों और सिद्धांतों पर आधारित होती है, जिससे शोध की गुणवत्ता आपकी यहाँ पे बढ़ती है।
तो ये है आपके यहाँ पे प्रतिदर्शन की विशेषताएं। अब हम बात करते हैं संभावित प्रतिदर्शन की तकनीकें। तो अगर हम इसकी तकनीकों की बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो संभावित प्रतिदर्शन में समूह के प्रत्येक सदस्य के चुने जाने की संभावना यहाँ पे निश्चित और ज्ञात होती है। इससे पक्षपात की संभावना आपकी कम होती है। यानी आपकी जो संभावित प्रतिदर्शन की जो तकनीक है ना, इसमें आपके जो ग्रुप के जो सदस्य जो है, मेंबर जो है, उनको चुने जाने की जो संभावना होती है वो एक फिक्स होती है, ठीक है। और उनका जो ज्ञात और जो हमें पता भी होता है कि हमें कौन कौन से सदस्य जो है, कौन कौन से मेंबर जो है यहाँ पे सिलेक्ट करने। तो इससे आपका जो बाइसेस की जो भावना जो है, संभावना जो है, वो यहाँ पे कम होती है, यानी पक्षपात आपको यहाँ पे कम देखने को मिलता है। तो चलिए इसको डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट क्या कहता है कि सरल यादृच्छिक प्रतिदर्शन, ठीक है। तो सरल यादृच्छिक प्रतिदर्शन की बात करें तो इस विधि में प्रत्येक सदस्य को चुने जाने का अवसर मिलता है। चयन लॉटरी या कंप्यूटर द्वारा यादृच्छिक रूप से किया जाता है। वहीं उदाहरण से समझे तो 500 विद्यार्थियों में से 50 विद्यार्थियों का नाम लॉटरी द्वारा यहाँ पे चुना जाता है, जिससे आपका जो निष्पक्ष और जो सरल विधि है यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। यानी इस विधि के अंदर ना आपके जितने भी मेंबर्स हैं उनको सभी को चुनने का यहाँ पे अवसर मिलता है। किसके थ्रू? यहाँ पे जो चयन प्रक्रिया होती है आपकी वो लॉटरी या कंप्यूटर के द्वारा से की जाती है यादृच्छिक रूप से, ठीक है। तो उदाहरण से अगर समझे तो फॉर एग्जांपल जैसे आपका कोई 500 विद्यार्थी जो है, उनमें से आपका जो 50 विद्यार्थियों का जो नाम है वो लॉटरी के द्वारा यहाँ पे चुना जा रहा है। तो इसका बेसिकली लाभ क्या हो रहा है कि ये विधि जो है वो आपके लिए सरल सिद्ध हो रही है और निष्पक्षता को भी ये बनाए रख रही है। वहीं अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट क्या कहता है कि व्यवस्थित प्रतिदर्शन, यानी इस तकनीक में एक निश्चित अंतराल पर इकाइयों का चयन किया जाता है। पहले एक प्रारंभिक इकाई चुनी जाती है, फिर हर 5वीं 10वीं या निर्धारित संख्या वाली इकाइयों को यहाँ पे लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सूची में हर 10वें व्यक्ति का चयन यहाँ पे होता है, जिससे आपका समय की बचत और आसान प्रक्रिया यहाँ पे देखने को मिलती है। तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि व्यवस्थित प्रतिदर्शन। अब इस तकनीक में क्या होता है कि आपका एक टाइम पीरियड पर ना एक निश्चित अंतराल पर जितनी भी आपकी इकाइयां हैं उनको चुना जाता है और सबसे पहले जो आपकी इकाई होती है वो चुनी जाती है। मतलब हर, ये लगा लीजिए पॉइंट वाइज यहाँ पे चुना जाता है, जैसे सबसे पहले, उसके बाद 5वें नंबर पे, फिर 10वें नंबर पर, इस तरीके से आपकी संख्या यहाँ पे निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए कि एक सूची है, एक लिस्ट है, उसमें हर 10वें व्यक्ति का चयन यहाँ पे किया जा रहा है, तो इससे आपका समय की बचत हो रही है और जो आपका जो प्रक्रिया जो है, पूरा प्रोसेस जो है वो भी आसान हो रहा है। अगला है आपका स्तरीकृत प्रतिदर्शन। स्तरीकृत प्रतिदर्शन की बात करें तो यहाँ पे आपका इस विधि में पूरे समूह को समान विशेषताओं के आधार पर अलग अलग स्तरों पर बांटा जाता है, ठीक है, बांटा जाता है। फिर प्रत्येक स्तर से यादृच्छिक रूप से प्रतिदर्शन चुना जाता है, ठीक है। तो उदाहरण से समझे तो किसी विद्यालय में कक्षा 9, 10, 11, 12 से अलग अलग विद्यार्थियों का यहाँ पे चयन किया जाता है और सभी वर्गों का यहाँ पे उचित जो प्रतिनिधित्व है वो उन्हें मिलता है। तो ये इसके लाभ है। वहीं अगर हम बात करें समूह प्रतिदर्शन की, तो समूह प्रतिदर्शन क्या होता है कि ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर ना पूरे समूह को कई समूहों में बांटा जाता है और फिर कुछ समूहों का जो यादृच्छिक जो चयन है उसे करके यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितने भी आपके पास समूह थे उन्हें हमने कई समूहों में बांट दिया और फिर कुछ ही समूहों का, कुछ ही ग्रुप्स का हम चूज करके उनको फिर उसके ऊपर स्टडी करते हैं। उदाहरण के लिए कि किसी जिले के सभी विद्यार्थियों में से कुछ विद्यालयों का चयन करके अध्ययन करना। तो इसका लाभ क्या है कि बड़े क्षेत्रों में शोध करना आसान हो जाता है और ये आपका कम खर्चीला भी होता है। वहीं अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट क्या है कि बहुस्तरीय प्रदर्शन, ठीक है। बहुस्तरीय प्रतिदर्शन की बात करें तो इस विधि में प्रतिदर्शन कई चरणों में किया जाता है। पहले बड़े समूह यहाँ पे चुने जाते हैं, फिर उनमें से छोटे समूह और अंत में व्यक्तियों का चयन यहाँ पे होता है। उदाहरण के लिए जैसे पहले आपका राज्य है, फिर जिला है, फिर विद्यालय है और अंत में विद्यार्थियों का चयन है। उसके बाद इसका लाभ है कि बड़े और विस्तृत शोध कार्यों के लिए अत्यंत ये उपयोगी होता है। यानी बड़ी बड़ी जो आपकी रिसर्च होती है जिनको ब्रीफली किया जाता है, ये उसमें आपका उपयोगी सिद्ध होता है। वहीं स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष क्या कहता है कि प्रतिदर्शन तकनीक शोध कार्य की एक महत्वपूर्ण और प्रभावी विधि है। इसकी सहायता से कम समय, कम खर्च और कम श्रम में विश्वसनीय परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। संभावित प्रतिदर्शन की विभिन्न तकनीकों जैसे आपकी सरल, यादृच्छिक, व्यवस्थित और स्तरीकृत जो आपके समूह है तथा बहुस्तरीय प्रतिदर्शन का चयन
और जो आपका शोध की जो आवश्यकता है उसके अनुसार यहाँ पे किया जाता है। सही प्रतिदर्शन तकनीक अपनाने से शोध की जो गुणवत्ता है और जो उसके निष्कर्ष है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे विश्वसनीय, दोनों ही हमें देखने को यहाँ पे मिलता है, विश्वसनीय और दोनों में वृद्धि होती है हमें यहाँ पे नजर आती है। तो बेसिकली निष्कर्ष क्या कह रहा है यहाँ पे, जो आपका प्रतिदर्शन तकनीक जो है ना, ये आपकी रिसर्च वर्क में एक महत्वपूर्ण आपका मेथड है, ठीक है, विधि है, प्रभावी विधि है। इसकी सहायता से हम क्या कर रहे हैं, कम समय में, कम खर्च में, कम श्रम से हम विश्वसनीय जो आपके परिणाम जो है यानी रिलेबल रिजल्ट जो है उसको प्राप्त कर रहे हैं। और जितनी भी हमने अभी तक तकनीकें इसमें पढ़ी हैं, इन सब का जो चयन जो है इनको चूज किया जाता है आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग, ठीक है, शोध की आवश्यकता के अनुसार इनका चयन किया जाता है। और सही प्रतिदर्शन तकनीक अपनाने से जो आपकी शोध की जो गुणवत्ता है उसमें आपको निष्कर्ष और विश्वसनीयता दोनों में ही यहाँ पे वृद्धि होती हुई नजर आती है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे कार्य क्षेत्र में सामाजिक मनोविज्ञान के अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। यानी सामाजिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो यह अध्ययन करती है कि व्यक्ति के विचार और भावनाएं और व्यवहार दूसरों की उपस्थिति या समाज से कैसे प्रभावित होती है। कार्य क्षेत्र में सामाजिक मनोविज्ञान का बहुत महत्व है, क्योंकि किसी भी संस्था की सफलता उसके कर्मचारी के आपसी संबंध और सहयोग पर भी निर्भर करती है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे ये बताना है कि जो आपके कार्य क्षेत्र है उसमें आपका सामाजिक मनोविज्ञान के कौन कौन से अनुप्रयोग हैं उनको बताना है। तो देखो, सामाजिक मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की वो शाखा है जहाँ पे हम ये स्टडी करते हैं कि किसी भी व्यक्ति के विचार, भावनाएं या उसका जो व्यवहार है वो दूसरों की उपस्थिति या समाज को कैसे प्रभावित कर रहा है। तो जो आपका कार्य क्षेत्र है ना, कार्य क्षेत्र में सामाजिक मनोविज्ञान जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि किसी भी कंपनी या संस्था की जो सफलता है ना, वो उसके कर्मचारी के जो आपसी संबंध जो होते हैं, ठीक है, और जो उसका सहयोग होता है उसी पे ही निर्भर करती है। तो चलिए अब इसे थोड़ा सा डिटेल में हम समझते हैं कि जो आपका अनुप्रयोग है वो कौन कौन से हैं। यहाँ पे पहला है आपका प्रभावी संचार, यानी सामाजिक मनोविज्ञान कर्मचारियों और प्रबंधकों के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने में मदद करते हैं। जब लोग एक दूसरे की भावनाओं और विचारों को समझते हैं तो गलतफहमियां यहाँ पे कम होती है और कार्य आपका आसानी से पूरा होता है। वहीं अगला है टीम वर्क को बढ़ावा देना, यानी किसी भी संगठन में टीम के रूप में काम करना आवश्यक होता है। सामाजिक मनोविज्ञान ये बताता है कि समूह में लोग कैसे व्यवहार करते हैं और किस प्रकार सहयोग की भावना यहाँ पे विकसित की जा सकती है। इससे टीम की कार्य क्षमता बढ़ती है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो टीम वर्क है ना उसको बढ़ावा देता है सामाजिक मनोविज्ञान। क्यों देता है? क्योंकि किसी भी संस्था या किसी भी संगठन में जो टीम जो होती है ना वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्यों होती है? क्योंकि उस ग्रुप के जो लोग हैं वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं, किस प्रकार से एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति उनकी जो भावना है वो कैसी है। तो इससे पूरी जो टीम की कार्य क्षमता है ना वो हमें बढ़ती हुई यहाँ पे नजर आती है। वहीं अगला पॉइंट है आपका नेतृत्व विकास। नेतृत्व विकास की बात करें तो यहाँ पे एक अच्छा नेता जो है अपने कर्मचारियों को प्रेरित करता है, उसके साथ सकारात्मक संबंध बनाता है। सामाजिक मनोविज्ञान नेतृत्व के गुणों को समझने और प्रभावी नेतृत्व शैली अपनाने में भी सहायता करता है, जिससे संगठन का जो विकास है वो होता हुआ हमें दिखता है। तो यहाँ पे नेतृत्व का विकास भी जो है ना स्टूडेंट वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कर्मचारियों के लिए। क्यों होता है? क्योंकि जो आपका जो कंपनी के जो कर्मचारी जो है, ठीक है, संगठन के जो कर्मचारी है या वहाँ के जो ऑनर जो है, जो बॉस जो है, उनके साथ अगर कर्मचारियों का संबंध एक सकारात्मक संबंध के रूप में हमें देखने को मिलता है तो यहाँ पे जितने भी आपके गुणवत्ता नेतृत्व के जो जितने भी गुण है ना वो और भी ज्यादा प्रभावी होते हैं, जिससे संगठन का विकास जो होता है वो आसानी से हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें प्रेरणा और कार्य संतुष्टि की, तो देखो सामाजिक मनोविज्ञान ये समझने में मदद करता है कि कर्मचारियों को कौन सी बातें प्रेरित करती हैं। जब कर्मचारियों को सम्मान, सहयोग और प्रोत्साहन मिलता है तो वे अधिक उत्साह के साथ कार्य करते हैं और उनकी कार्य संतुष्टि भी यहाँ पे बढ़ती है। तो बेसिकली आपका यहाँ पे प्रेरणा और कार्य संतुष्टि दोनों ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यानी सामाजिक मनोविज्ञान हमें ये समझने में मदद करता है कि कौन से कर्मचारी को कौन सी बातें यहाँ पे प्रेरित करती है, यानी कौन सी चीजें जो है उसको यहाँ पे मोटिवेट करती हैं। जब कर्मचारी आपस में सहयोग करेंगे, एक दूसरे को सम्मान देंगे तो यहाँ पे उनमें प्रोत्साहन भी बढ़ेगा और वो अधिक उत्साह रूप से क्या कर सकते हैं, उत्साहित होकर अधिक कार्य कर सकते हैं, जिससे जो उनकी कार्य की जो संतुष्टि है ना, जो सेटिस्फेक्शन जो है काम करने में उनको यहाँ पे प्राप्त होगा। वहीं अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट क्या कहता है कि संघर्ष समाधान
संघर्ष समाधान की बात करें यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो कार्यस्थल पर विचारों का मतभेद होना सामान्य बात है। सामाजिक मनोविज्ञान के सिद्धांतों की सहायता से विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सकता है। इससे कार्य का वातावरण सकारात्मक बना रहता है। तो देखो यहाँ पे संघर्ष समाधान भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है कार्यस्थल पर। यानी कई बार ऐसा होता है कर्मचारियों के जो विचार होते हैं ना, वो एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका मतभेद होना सामान्य बात हो जाती है। कार्यस्थल पर विचारों का मतभेद होना सामान्य बात यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, क्योंकि सामाजिक मनोविज्ञान, अगर हम सामाजिक मनोविज्ञान की बात करें ना, तो सामाजिक मनोविज्ञान के जो सिद्धांत है वो हमें ये समझने में मदद करते हैं कि हम किस तरीके से जो कार्यस्थल के विवाद है उनको हम शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा सकते हैं। तो यहाँ पे जो कार्य का जो वातावरण है, इसमें कार्यस्थल का जो वातावरण है वो भी सकारात्मक बना रहता है, ठीक है। और आपके जितने भी विवाद जो होते हैं कार्यस्थल पर वो भी शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाए जा सकते हैं। वहीं अगला पॉइंट है संगठनात्मक संस्कृति का निर्माण। यानी हर संस्था की अपनी कार्य संस्कृति होती है। सामाजिक मनोविज्ञान कर्मचारी में अनुशासन, सहयोग, विश्वास और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने में मदद करता है, जिससे एक स्वास्थ्य और सकारात्मक संगठनात्मक जो संस्कृति है वो बनती है। यानी संगठनात्मक संस्कृति का निर्माण भी यहाँ पे होता हुआ दिखता है। यानी कोई भी संस्था जो है वो अपनी कार्य संस्कृति से होती है। सामाजिक मनोविज्ञान यहाँ पे क्या कर रहा है, कर्मचारियों में डिसिप्लिन, सहयोग, विश्वास, जिम्मेदारी, इन सारी भावनाओं को विकसित करने में मदद कर रहा है, जिससे आपका एक स्वास्थ्य और सकारात्मक संगठनात्मक जो संस्कृति है वो बनती है। वहीं अगला पॉइंट है निर्णय लेने में सहायता। तो सामाजिक मनोविज्ञान निर्णय लेने में किस प्रकार से सहायता करते हैं इसको भी समझते हैं। तो यहाँ पे समूह में निर्णय लेते समय कई बार लोगों के विचार अलग अलग होते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। तो सामाजिक मनोविज्ञान ये समझने में सहायता करता है कि समूह का प्रभाव निर्णयों पर कैसे पड़ता है और बेहतर सामूहिक निर्णय कैसे किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका समूह में जो जितने भी निर्णय होते हैं ना, निर्णय लेने में भी आपकी सहायता करता है मनोविज्ञान, ठीक है, सामाजिक मनोविज्ञान। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है ग्राहक संबंधों में सुधार। यानी सामाजिक मनोविज्ञान किस तरीके से ग्राहक संबंधों में सुधार करता है। जो कर्मचारी ग्राहकों के साथ व्यवहार और भावनाओं को समझते हैं, ठीक है, वे बेहतर सेवा प्रदान कर सकते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान ग्राहकों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को समझने में सहायता करता है, जिससे ग्राहक संतुष्टि यहाँ पे बढ़ती है। यानी ग्राहकों के साथ संबंध में भी सुधार लाता है आपका। यानी जो आपके कर्मचारी जो होते हैं ग्राहकों के साथ अगर अपना व्यवहार और उनकी भावनाओं को वो समझते हैं तो वो उन्हें बेहतर सेवा प्रदान कर सकते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान क्या कहता है कि ग्राहक की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, अपेक्षाएं हैं, ये उसको समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ग्राहक संतुष्टि भी इससे बढ़ती है। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तनाव प्रबंधन की, तो कार्यस्थल पर अधिक काम या दबाव के कारण तनाव उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। सामाजिक मनोविज्ञान सहयोगी वातावरण, सकारात्मक सोच और अच्छे संबंधों के माध्यम से तनाव को कम करने में यहाँ पे मदद मिलती है, जिससे कर्मचारियों का मानसिक स्वास्थ्य जो है वो बेहतर रहता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो भी ये दिखाता है हमें कार्यस्थल पर जितने भी आपके काम होते हैं, दबाव होते हैं, इन सब के कारण कर्मचारियों के अंदर तनाव उत्पन्न हो सकता है। इसलिए जो आपका सामाजिक मनोविज्ञान है वो आपको एक सहयोगी वातावरण देता है, सकारात्मक सोच देता है, अच्छे संबंधों के माध्यम से तनाव को कम करने में आपकी मदद करता है, जिससे कर्मचारियों का जो मानसिक स्वास्थ्य है ना वो यहाँ पे बेहतर बना हुआ दिखता है। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, अगला पॉइंट क्या है कि कार्य प्रदर्शन में वृद्धि। यानी जब कार्यस्थल का वातावरण सकारात्मक होता है और कर्मचारियों के बीच अच्छे संबंध होते हैं तो उनका प्रदर्शन भी बेहतर होता है। सामाजिक मनोविज्ञान कर्मचारियों में आत्मविश्वास, सहयोग और जिम्मेदारी की भावनाओं को यहाँ पे बढ़ाकर उनकी उत्पादकता में भी वृद्धि करता है। तो यहाँ पे कार्य प्रदर्शन में भी हमें वृद्धि होती हुई नजर आती है सामाजिक मनोविज्ञान के द्वारा। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के निष्कर्ष की। तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का निष्कर्ष क्या कहता है कि सामाजिक मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये कर्मचारियों के व्यवहार को समझने, बेहतर संचार स्थापित करने, टीम भावना विकसित करने और नेतृत्व क्षमता बढ़ाने और विवादों का समाधान करने में सहायता करता है। इसके प्रयोग से कार्यस्थल का वातावरण सकारात्मक बनता है, कर्मचारियों की संतुष्टि बढ़ती है और संगठन की सफलता भी सुनिश्चित होती है। इसलिए आधुनिक संस्थानों में सामाजिक मनोविज्ञान का जो उपयोग है वो निरंतर आपका बढ़ता जा रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है आपका वो ये है कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार एवं रोकथाम की विभिन्न प्रक्रियाओं पर चर्चा कीजिए। यानी मानसिक स्वास्थ्य जो है वो व्यक्ति के जीवन
का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है तो वह सही निर्णय ले सकता है, तनाव का सामना कर सकता है और समाज में अच्छा जीवन जी सकता है। आज के समय में तनाव, चिंता, अवसाद और अन्य मानसिक समस्याएं तेजी से बढ़ रही है, इसलिए इसके उपचार और रोकथाम की प्रक्रिया को भी हमें यहाँ पे समझना आवश्यक होता है। यानी आपका जो मानसिक स्वास्थ्य जो है, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी आपकी समस्याएं हैं उनके उपचार है और हम किस तरीके से उनको रोकथाम उसकी कर सकते हैं, हमें ये बताना है। तो देखो, मानसिक स्वास्थ्य जो है व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है तो वो सही निर्णय ले सकता है, तनाव का सामना कर सकता है, समाज में एक अच्छा जीवन जी सकता है। तो आज के समय में ना तनाव जो है, चिंता, अवसाद और अन्य मानसिक समस्याएं जो है यहाँ पे बढ़ती जा रही है, इसलिए इनके उपचार और रोकथाम की प्रक्रिया को हमें यहाँ पे समझना आवश्यक होता है। तो अब हम बात करते हैं मानसिक तनाव मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का उपचार हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का उपचार हम किस तरीके से कर सकते हैं। पहला आता है आपका मनोचिकित्सक। मनोचिकित्सक की बात करें तो मनोचिकित्सक में प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक या आपके परामर्शदाता व्यक्ति से बातचीत करके उसकी समस्या को समझते हैं। वे नकारात्मक सोच को बदलने और सही व्यवहार अपनाने में मदद करते हैं। इसे टॉक थेरेपी भी कहा जाता है। तो यानी जितने भी आपके मनोचिकित्सक हैं, जो आपके काउंसलर है, व्यक्ति से वो बातचीत करके उसकी समस्याओं को समझते हैं, उसकी नकारात्मक सोच को बदलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक तरीके से टॉक थेरेपी भी हम कहते हैं। वहीं अगला है आपका दवाओं द्वारा उपचार। यानी कुछ मानसिक रोग जो होते हैं ना आपके, जैसे अवसाद है, चिंता विकार है और आपका सिजोफ्रेनिया जो है, इसके उपचार में डॉक्टर दवाइयां देते हैं। ये दवाइयां आपके मस्तिष्क के रासायनिक संतुलन को सुधारने में मदद करती हैं और दवाइयां हमेशा विशेषज्ञों की सलाह से ही हमें लेनी चाहिए। तो दवाओं के द्वारा भी हम उपचार यहाँ पे कर सकते हैं कुछ मानसिक रोगों का, जिसमें आपका चिंता विकार और अवसाद जैसे अलग अलग जो समस्याएं हैं वो हमें देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करें परामर्श यानी आपका काउंसलिंग, यानी परामर्श के माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं और समस्याओं को खुलकर व्यक्त कर सकता है। इससे उसका जो तनाव है वो कम होता है और वह सही समाधान खोजने में भी सक्षम होता है। वहीं अगले पॉइंट की बात करें हम, तो क्या है आपका अगला पॉइंट कि पारिवारिक सहयोग। पारिवारिक सहयोग की बात करें तो परिवार का सहयोग जो है ना, वो मानसिक रोगी के उपचार में बहुत महत्वपूर्ण होता है। परिवार का प्यार, समझ और धैर्य रोगी को जल्दी स्वस्थ होने में भी आपकी सहायता करता है। अगला पॉइंट है आपका योग और ध्यान। योग और ध्यान की बात करें तो योग, प्राणायाम और ध्यान मानसिक शांति प्रदान करते हैं। नियमित अभ्यास से तनाव कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है और मन भी आपका शांत रहता है। तो यहाँ पे आपका जो योग है, ध्यान जो है, एक्सरसाइजेस जो है, ये भी आपको मानसिक शांति प्रदान करती है। इसलिए हमें अपने नियमित रूप से जीवन में हमें इसका जो पालन है वो करना चाहिए। वहीं अगला पॉइंट है आपका कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं। संतुलित जीवन शैली अपना के, यानी पर्याप्त नींद, पौष्टिक भोजन, नियमित व्यायाम और समय पर आराम मानसिक स्वास्थ्य को यहाँ पे बेहतर बनाए रखते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य जीवन शैली कई मानसिक समस्याओं से भी आपका बचाव करती है। वहीं अगला पॉइंट क्या समझाता है हमें कि तनाव का सही प्रबंधन, यानी आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी होता है। तनाव को नियंत्रित करने के लिए समय प्रबंधन, ध्यान, संगीत, पढ़ाई या अपनी पसंद की गतिविधियों का हमें यहाँ पे सहारा लेना चाहिए। इससे आपका मानसिक दबाव भी कम होता है। वहीं अगला पॉइंट है सकारात्मक सोच विकसित करना, यानी आपका जो सकारात्मक दृष्टिकोण रखने में यहाँ पे जो कठिन परिस्थितियां हैं इनका सामना करना आसान होता है। आशावादी सोच मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। ठीक है, इसके बाद है अगला पॉइंट आपका सामाजिक संबंध मजबूत रखना, यानी दोस्तों और परिवारों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने से अकेलापन आपका यहाँ पे कम होता है और सामाजिक सहयोग मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है। वहीं अगला पॉइंट है नशे से दूरी, यानी शराब, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थ जो है वो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनसे दूर रहना मानसिक रोगों की रोकथाम के लिए यहाँ पे आवश्यक होता है। ठीक है, तो नशे की दूरी से भी हम क्या कर सकते हैं, अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। अगर हम नशे को अवॉइड करते हैं, ठीक है, ड्रग्स को अवॉइड करते हैं, तो यहाँ पे हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, मानसिक रोगों की रोकथाम कर सकते हैं। वहीं अगला पॉइंट है समय पर विशेषज्ञों की सहायता लेना। यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय तक उदासी, चिंता, डर या व्यवहार में बदलाव महसूस होते हैं तो उसे तुरंत मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। प्रारंभिक उपचार से गंभीर समस्याओं को यहाँ पे हम रोक सकते हैं।
वहीं अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के निष्कर्ष की कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का उपचार और रोकथाम दोनों ही समान रूप से आपके महत्वपूर्ण है। मनोचिकित्सक दवाइयां, परामर्श, योग और पारिवारिक सहयोग उपचार के प्रभावी साधन है, जबकि आपका स्वास्थ्य जीवन शैली, सकारात्मक सोच, तनाव प्रबंधन, सामाजिक सहयोग मानसिक रोगों की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि समाज में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए और समय पर सहायता ली जाए तो स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन जीना यहाँ पे आपका संभव होता है।